ओके अभी टाइम है स्मार्टफोन ब्रांड्स रिव्यू 2023। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है राकेश। ये स्मार्टफोन ब्रांड रिव्यू क्या है, मतलब 2 साल पहले मैंने पहला वीडियो दिया था ईयर 2021 के एंड में, जहां पे मैं शेयर करता हूं कि एक प्रॉपर स्मार्टफोन ब्रांड ने क्या किया पूरे साल और मेरा क्या फीडबैक है उनमें और क्या बढ़िया हो सकता है, क्या बढ़िया उन्होंने किया। वो वीडियो आपने पसंद किया था, तो ये रहा 2023 के बारे में बात करेंगे। अब किसने क्या किया भाई, इतने सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन पड़े हैं मेरे टेबल पे। फर्स्ट टाइम हमने 8 ब्रांड्स का रिव्यू किया था। सेकंड टाइम हमने 2 ब्रांड नए ऐड कर दिए थे, उसमें नंबर 10 जा चुका था। इस बार हमारे पास 13 ब्रांड्स हैं, तो देखते हैं किसने क्या किया। यहाँ पे आप सब्सक्राइब करिए और शुरू करेंगे एक रिस्पेक्ट के साथ और एक सैड पार्ट के साथ। रिस्पेक्ट उन सभी ब्रांड्स के लिए जिन्होंने अभी भी अपने बॉक्स से चार्जर रिमूव नहीं किया है। एंड सैड पार्ट भाई, ग्रीन लाइन इश्यूज हमने ऑलमोस्ट सभी ब्रांड में दिए हैं। क्या बोल गया मैं? ग्रीन लाइन इशू जो सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन में हमें दिखे। इनफैक्ट शायद मेरी ही सबसे पहले वीडियो थी यूट्यूब पे, इस बारे में डिटेल में बात कर रही थी। जो कुछ ब्रांड ने फ्री रिप्लेसमेंट दिया, कुछ ने नहीं दिया, लेकिन क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं 2024 में यूजर को ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब शुरू करते हैं हम लोग जो ये 13 ब्रांड्स है। सबसे पहले ए फॉर एप्पल, तो इसी से शुरू कर देते हैं। 2023 का एप्पल ने सबसे बिगेस्ट चेंज क्या किया, वो है टाइप सी देना। और एप्पल का टाइप सी देना मतलब थोड़ी मजबूरी भी थी एप्पल की। EU यूरोपियन यूनियन इन्होंने कहा था भाई देना है इसको। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अपने सारे पुराने आईफोन में भी टाइप सी दो, तो इनको देने के लिए कहा गया। तो इन्होंने कहा हम इतनी जल्दी कैसे चेंज करें, हमें 2025 तक का टाइम चाहिए। तो आप चाहे इंप्रूवमेंट कहें चाहे जो भी कहें, बट ये काम की कैसे है। पहले आपको पता है इंडिया में मोस्टली एंड्रॉइड यूजर्स हैं, तो अगर आप आईफोन यूजर हो, अपने फ्रेंड के यहाँ गए या कहीं भी अपना चार्जर भूल जाते हो, प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज कर सकते हो। इनफैक्ट हमने अपने वीडियो में दिखाया था अलग अलग चार्जर के साथ कैसे चार्जिंग लेता है, कैसे देता है। बहुत से आईफोन यूजर एक एंड्रॉइड भी रखते हैं, तो 2 चार्जर लेके नहीं घूमना पड़ेगा। इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में आपकी अपनी कार हो या किसी के साथ बैठ के चले गए, हर कोई लाइटनिंग पोर्ट लेके नहीं घूमता आपके लिए। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इन सब चीजों से। तो इसीलिए स्टेप मुझे अच्छा लगा, यूजफुल लगा। बाकी इनका जो नया चिपसेट आया था A17 Pro, इस बार इसमें हीटिंग इश्यूज देखने को मिले थे हमें। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वीडियो से पता लगा था कि इस बार आईफोन उतना ड्यूरेबल नहीं है। रिपेयर कॉस्ट भी इस बार कम हुआ है, नहीं तो बहुत पैसा लगता था आईफोन का ग्लास रिपेयर कराने का। तो प्रोज एंड कॉन्स के साथ आया। और टेक्निकली ये जो टाइप सी था, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता कहां ऐड हुई? नॉन प्रो मॉडल्स में, आईफोन 15 या प्लस में टाइप सी भी मिल गया। जिनको वैल्यू फॉर मनी चाहिए था, आपका काम बढ़िया हो गया। बाकी सैड पार्ट ये है नॉन प्रो मॉडल्स में कि इसके अंदर अभी भी 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज नहीं दिया। तो यही फीडबैक है, और अगली बार भाई सभी में हाई रिफ्रेश रेट दिया जाए। अब एप्पल की बात होगी तो इसके साथ की बात कर लेते हैं, वो है सैमसंग। जैसे ये S23 अल्ट्रा याद होगा, 22 अल्ट्रा के बारे में मैंने लास्ट ईयर ब्रांड्स रिव्यू में कुछ कहा था। फ्लैशबैक। सबसे अच्छी चीज क्या लगी मुझे और सबसे बुरी चीज क्या लगी, दोनों चीज बताता हूँ। इनका जो S22 अल्ट्रा रहा, काफी अच्छा फोन लगा मुझे। बैटरी बैकअप के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस बार बैटरी इंप्रूव हुई 23 सीरीज में। जो सारा ऑप्टिमाइजेशन किया ना सैमसंग ने 8 Gen 2 के साथ मिलके, वो बड़ा काम आया रियल लाइफ में। तो सैमसंग ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया पूरी सीरीज के साथ। इनफैक्ट अगर आप बात करें फ्लिप फोन की, हालांकि इस बार बाहर की डिस्प्ले भी बड़ी कर दी गई है, या फिर बात करें फोल्ड फोन की, इस बार जो प्रोडक्ट थे ना, जैसे मैंने एप्पल का टाइप सी वाला एग्जांपल दिया ना रियल लाइफ में, कि जो यूज कर रहा है उसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगा, वैसे ही जिन्होंने 23 सीरीज यूज करी उनको ये सारे प्रोडक्ट रिफाइनमेंट के साथ मिले। फिजिकली दिखने में शायद आपको कम चेंजेस नोटिस हो, बट जो खरीदता है उसके लिए एक्सपीरियंस ज्यादा मतलब वैल्यू देता है। तो कोई मेजर कंप्लेन नहीं है, बस फास्ट चार्जर वगैरह और बढ़ा दिया जाए फ्यूचर में, ये था। लेकिन सेम टाइम जो फीडबैक आता है सैमसंग के लिए, वो है मिड रेंज, अपर मिड रेंज। जहां पे मिड रेंज में ना एक टाइम था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, गैलेक्सी A52s, गैलेक्सी M51, गैलेक्सी F62। तो इन स्मार्टफोन्स को ऐसे चैनल ने भी कवर किया जो लोग सैमसंग की वीडियो जल्दी नहीं देते थे, इवन रिकमेंड भी किया लोगों को। लेकिन इस साल हमारे पास जो मिड रेंज की बात करें, उतने तगड़े ऑप्शन देखने को नहीं मिले। 20,000 से नीचे हमें पंच होल की जगह यू शेप नोज देखने को मिले। जैसे इस बार फ्लैगशिप सीरीज में प्रीमियम एक्सपीरियंस मिला ना, आपने सबको कहते हुए सुना होगा, मैं भी यही कहूंगा, S23 अल्ट्रा बेस्ट एंड्रॉइड फोन था इस साल का। लेकिन मिड रेंज और अपर मिड रेंज में भी काम करने की जरूरत है। और साथ में ना स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ और स्मार्टफोन लॉन्च किया जाए मिड रेंज, अपर मिड रेंज में। लेट्स सी 2024 इनके लिए कैसा होता है। अब एप्पल और सैमसंग की बात कर ली, तो साथ में बात कर लेते हैं, ये है गूगल पिक्सल। लास्ट ईयर से इन्होंने भाई फ्लैगशिप फोन भी अपने लॉन्च करना शुरू कर दिया इंडिया में, नहीं तो ये अपने लोअर वेरिएंट लॉन्च करते थे। इस साल यहाँ पे पिक्सल 8 प्रो आए, और ये अपने आप में एक अलग सा डिजाइन लेकर आता है जो पिक्सल फोन को बहुत अलग पहचान देता है। और कमाल के सॉफ्टवेयर में AI फीचर्स लेकर आए, और ये जो क्लीन एंड्रॉइड के साथ आते हैं ना, वो मजेदार होता जा रहा है डे बाय डे। और अपडेट वगैरह से शिकायत तो कर ही नहीं सकते। बट यहाँ पर वही बात है कि जब हम बात करते हैं अपने इंडिया में, हमारे यहाँ का जो वेदर कंडीशन है, या ऐसी कंट्री जहाँ पे भी ऐसा वेदर होगा, यहाँ पे टेंसर चिपसेट जो है ना इनका, वो हीट करता है।
ये ऐसा ब्रांड है जो कि गेमर्स को टारगेट नहीं करता और हर बार हमें जरूरी नहीं कि सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर ही फोन में चाहिए। फोन में जो फीचर्स होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको यूजर के साथ बांध के रखता है। लेकिन टेंसर की वजह से ये सच है, हमारे इंडिया में समर डेज में ये काफी ज्यादा जल्दी टेम्परेचर गेन करता है, हीट करता है, जिसकी वजह से लोगों को बैटरी ड्रेन इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, फोन कमाल के हैं। फीडबैक ये है, या तो टेंसर को कुछ ऐसा ऑप्टिमाइज किया जाए जो थर्मल को और बेहतर कंट्रोल कर सके, स्पेशली इंडिया के लिए, या तो अलग से ऑप्टिमाइज करे या क्या करे, वो ब्रांड के ऊपर है। या फिर ये भी दो तरह के वेरिएंट निकालना शुरू कर दे, स्नैपड्रैगन और टेंसर दोनों। आई अंडरस्टैंड फिर सॉफ्टवेयर में वो चीजें मैनेज करना मुश्किल है, बट जस्ट माई ओपिनियन की कुछ भी करना पड़ेगा ताकि ये चीजें बेटर हो सके। बाकी फोन में काफी सारे इंप्रूवमेंट नोटिस होते हैं, स्पेशली फीचर्स वाइज। और प्राइस भी गूगल को ध्यान रखना होगा, इस बार तो पिक्सल 8 प्रो 1 लाख से ऊपर आया था। तो वो छोटी छोटी चीजें ना, जैसे इंडिया के लिए अलग से टारगेट करना पड़ेगा, तब एक मार्केट बनता है और सर्विस सेंटर इनको ज्यादा देना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट में लोकेशंस पे थोड़े सर्विस सेंटर बढ़ाने की जरूरत है। खैर यहाँ पर तो हमने उन 3 ब्रांड्स की बात कर ली शुरू में ही, जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पे मतलब काफी फेमस है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन ये तीनों आप जानते ही हो। वापिस आते हैं, एक और ब्रांड लेते हैं। वीवो का फोन नहीं है यहाँ पे। अब इस टेबल पे काफी सारे ब्रांड्स के फोन है, कुछ ब्रांड्स के फोन नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों? ब्रांड्स लेके जाते हैं एक टाइम बाद, मैं कभी कहता भी नहीं देके जाओ, बट एक टाइम तक होल्ड करना चाहिए। बीच बीच में कंपैरिजन रिव्यूज या कुछ अलग अलग वीडियोस देते रहते हैं ताकि मैं वीडियो में बात कर सकूं। हालांकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इन फोन को, ऐसा नहीं कि एक दिन बाद ही उठा लिया था, लेकिन कुछ ब्रांड को बहुत जल्दी होती है। तो ऐसे ब्रांड्स को मैं डायरेक्ट मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपको जल्दी है तो हमें बता दिया करो भाई, पहले ही हम ना खरीद लेंगे। और कोई नहीं भेजना चाहता तो भी इशू नहीं है, बहुत सारे फोन वैसे भी खरीदे जाते हैं। खैर वापिस आ जाते हैं यहाँ पर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वीवो और ओप्पो दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे रिव्यू करना चाहूंगा। काफी ना एक सिमिलर सा इनका तरीका है मार्केटिंग का। देखा जाए सैमसंग भी उसी लिस्ट में आएगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिलते हैं। साथ में इनका जो प्राइस है ऑनलाइन ब्रांड से जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। लेकिन सैमसंग की बात हो गई तो ओप्पो वीवो में अगला टारगेट होता है डिजाइन को काफी टारगेट करते हैं, कैमरा को काफी टारगेट करते हैं यूजर्स के लिए। वीवो शुरू करते हैं। वीवो की स्पेशली वी सीरीज या फिर एक्स सीरीज कैमरास बहुत अच्छे होते हैं इनके, सोशल मीडिया रेडी फोटोज में फीचर्स काफी सारे देते हैं। बट वेट, मैं यहाँ पे V29e की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अच्छा फोन नहीं था। इनके सर्विस सेंटर भी आपको इजीली मिल जाते हैं और फन टच ओएस बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो आया है, मैंने तो iQOO 12 में यूज किया, सिमिलर सा ही रहता है ना दोनों में, वीवो और iQOO में चीजें इंप्रूव हो रही हैं, अच्छा लगा देख के, फीचर्स भी ऐड हुए हैं। और अगर बात करें इनके फीडबैक की वीवो के, पहला तो ये V29e जो स्मार्टफोन है उसमें नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट होने चाहिए, और सिंगल स्पीकर वगैरह है अभी भी वी सीरीज में, जिसको डुअल स्पीकर देना चाहिए बिकॉज ऑफ प्राइसिंग वगैरह। सेम टाइम अगर बात करें ओप्पो की ना, इनके महंगे वाले फोन की लिस्ट की बात करें, 3 फोन आए इंडिया में, Reno 10, Reno 10 Pro, Reno 10 Pro Plus। Reno 10 और Reno 10 Pro अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन Reno 10 Pro Plus डिजाइन अच्छा था, डिस्प्ले अच्छा था, कैमरास भाई इन्होंने बहुत इंप्रूव कर दिए। लास्ट ईयर इनकी जो Reno सीरीज थी, ये कैमरा बोलते थे, मैंने यही बोला था उस वीडियो में, और कैमरा सिर्फ चिल्लाते हैं, ये इनका कैमरा ही सबसे वीक पॉइंट है, प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता। बट इस साल Reno 10 Pro Plus का कैमरा अच्छा था सच में, लेकिन इनके लिए फीडबैक वही है, और स्मार्टफोन इनको लाने चाहिए। या फिर अगर बात करें Reno 10 Pro Plus की, इंडिया में इनका एक प्रीमियम फोन हुआ ना ये, बट उसमें भी इतने सारे ब्लोटवेयर्स क्यों दिए जा रहे थे? ऐसी कुछ कहानी इनके Oppo Flip के साथ है। इतना महंगा फोन लॉन्च करना, उनको सेपरेट पहचान देने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बात करते हैं हम लोग Xiaomi के बारे में। Xiaomi की सीरीज है Redmi और Poco, एक साथ बात करूंगा। सबसे पहले जो Redmi Note सीरीज है उसका प्राइस भाई ऊपर जा चुका है, 12 Pro Plus तो 30,000 के आसपास जा चुका था। और कुछ सीरीज मैंने मिस किया, जैसे K सीरीज के और फोन कहाँ है, जैसे K50i आया था, अगला कहाँ है? या फिर i सीरीज 11i याद आया, अगला कहाँ है? अब इनका क्या प्लान है मुझे नहीं पता। बाकी जैसे Redmi 12 है, अच्छा फोन लॉन्च किया, अंडर 20 के Note 12 Pro मिल रहा है, अच्छे रेट पे है। पर मुझे लगता है कई इंपॉर्टेंट फोन जैसे कई प्राइस रेंज में, जैसे 15 to 17 वाला प्राइस रेंज में फोन नहीं देखने को मिल रहे ज्यादा। बाकी है तो वैसे फ्लैगशिप में इनका 13 Pro, वो सब तो एक प्रीमियम रेट में चला गया, वहां पे तो कंपटीशन फिर एप्पल सैमसंग से भिड़ना पड़ता है। बट जिस चीज के लिए जाना जाता था उसमें थोड़ा मुझे लगता है कुछ सीरीज इनकी मिसिंग है, उस पर इनको सच में काम करना चाहिए। बट सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा, इसी में पोको ने इस कमी को कुछ हद तक डेफिनेटली पूरा किया है। जैसे बात करें अंडर 30,000, ये पोको F5 याद है आपको? इसमें स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 है, ये पहला फोन था जो इसके साथ आया था और ये आखिरी भी था, उसके बाद आया ही नहीं कोई फोन। अच्छा खासा प्रोसेसर है, हार्डवेयर अच्छा, डिस्प्ले अच्छी है। सिमिलर और कम रेट में पोको X5 Pro है, पोको M6 Pro है या C सीरीज है। तो यहाँ पे कहते नहीं जैसे थोड़ा वैल्यू फॉर मनी टारगेटेड जो ब्रांड होते हैं, उसमें कई फोन इन्होंने लॉन्च किया। लेकिन मुझे याद है 2022 में वही मदरबोर्ड जब इनका डेड हुआ था, उसकी वजह से काफी लोगों का ट्रस्ट टूटा था। कमेंट सेक्शन में आज भी
दिखता है, सोशल मीडिया पे आज भी दिखता है। तो ऐसा कुछ रहा इनके साथ। लेकिन हाँ, 2023 में जितना मैंने सोशल मीडिया देखा, मदरबोर्ड डेड इश्यूज देखने को नहीं मिले। इन्होंने कहा था हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, एक्सेप्ट भी किया था मदरबोर्ड डेड इश्यू को, 2 ईयर वारंटी भी स्मार्टफोन पे देने शुरू किए, वो सारी चीजें दी गई हैं और 2023 में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। हालांकि ये फोन अभी और भी पुराने होंगे धीरे धीरे। तो इनके साथ फीडबैक वही है, प्राइस वगैरह के साथ कोई शिकायत नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन जो ये क्वालिटी कंट्रोल है ना, इसको बस ऐसे सीरियस लेके काम करना पड़ेगा ट्रस्ट को वापस गेन करने के लिए। अभी बात करने वाले भाई हम लोग Realme के लिए। Realme के साथ भी वही हुआ कि Realme की जो नंबर सीरीज थी, स्पेशली जैसे कि 11 Pro, 11 Pro Plus, भाई प्राइसेस कहां जा चुके हैं। नो डाउट Realme 11 Pro Plus अगर आप देखें, अगर बात करें ना ऐसे बेस्ट डिजाइन स्मार्टफोन्स की बात करें, तो जितने भी फोन की लिस्ट बनेगी उसमें इस फोन का जरूर नाम आएगा। अब देखो ना, बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में, बट सेम सिचुएशन में कैमरास पे इन्होंने काम नहीं किया। प्राइस बढ़ने के साथ साथ वैल्यू फॉर मनी जिस चीज के लिए जाना जाता था वो बहुत जरूरी होता है। तो कभी Realme था जहां पे एड्स नहीं देखने को मिलते थे, ब्लोटवेयर कम देखने को मिलते थे, अभी तो ब्लोटवेयर भर के मिलते हैं। तो इन सब मामलों में Realme को सोचना पड़ेगा ब्रांड्स किस तरफ मोड़ना चाहते हो, आपका टारगेट किस तरफ था। क्योंकि क्या चल रहा है, डीजो भी एक ब्रांड आया था जिसका कहना था कि Realme का सब ब्रांड है, आज डीजो गायब हो गया। हाँ, जिन्होंने ऑफर में फोन लिए जैसे कि Realme GT2, Realme GT Neo 2, वो सब डेफिनेटली अगर आपने लिया, आपने एक वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन बाय किया। और माधव भी चले गए हैं जो इनके सीईओ थे छोड़ के, अभी ओनर में है। ओनर के बारे में बात नहीं करेंगे, एक ही फोन आया। जैसे हमने नथिंग के बारे में लास्ट ईयर बात नहीं किया था, इस साल करेंगे क्योंकि 2 फोन आ चुके हैं। वैसे ही ओनर को भी बाद में बात करेंगे। तो इस साल नो ओनर फॉर ओनर। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग OnePlus OP। सबसे पहले याद रखिए, ईयर 2022 इनका इतना अच्छा नहीं था, बट बात करें 2023 की, स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा OnePlus 11R काफी पॉपुलर रहा। OnePlus 11 भी अच्छा रहा फोन, इनफैक्ट 50,000 से नीचे भी लोगों को मिला ऑफर में। OnePlus Nord जो काफी फेमस रहती थी इनकी, इस बार वो फेमस कम हुई, 30,000 से थोड़ी ऊपर आ गई। थोड़ा सा और ऊपर पैसा देते थे तो OnePlus 11R आ जाता था, इन्हीं के ब्रांड का बेटर ऑप्शन। और सिमिलर प्राइस में iQOO Neo 7 Pro आ जाता था। तो ये फंस गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नोटिस हुआ, जो OnePlus Nord Lite सीरीज होती है ना, जैसे इसमें इतने अच्छे स्मार्टफोन आते नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बस ये OnePlus ब्रांडिंग की वजह से बिक जाते, बिकते काफी है ये। लेकिन इस बार इनका जो OnePlus Nord CE3 था, हालांकि ये मैंने टेस्ट नहीं कर पाया, रह गया वो, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस में नहीं, जो स्पेक्स हैं, जो चीजें देख रहा था, अच्छा ऑप्शन था 25,000 के आसपास। और तो और ये है OnePlus Open, क्या बात, यही कहना चाहूंगा इसके लिए डिटेल में वीडियो है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंट Galaxy Fold 5 और इसके बारे में भी डिस्कस किया एक वीडियो में, उसमें मैंने बताया हुआ दोनों फोन में मुझे क्या क्या अच्छा लगा। आप चाहें तो देख सकते हैं डिटेल में। और OnePlus ने अच्छा काम किया, जो एक नया डिजाइन कॉन्सेप्ट लेकर आए ना, ये काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। मल्टीटास्किंग के फीचर्स अच्छे दे रखे हैं। एक चीज अच्छा हो सकता था, आपको तो पता है ये फोल्ड फोन बेस्ट कैमरास के लिए नहीं जाने जाते, उसके लिए फिर आईफोन हो गया, S23 अल्ट्रा सीरीज हो गया। लेकिन आप नोटिस करो, सैमसंग क्या करता है, अपनी नॉर्मल S सीरीज को बेस्ट कैमरा देना चाहता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए शायद फोल्ड को सबसे बेस्ट कैमरा ना दिया हो, बिकॉज दोनों का एक मार्केट है और दोनों बिक रहे हैं इस टाइम। लेकिन OnePlus में आप देखो, कैमरा देख रहे हो आप, ये अलग से लगता है कि कुछ अलग ही लगा रखा है। नंबर ऑफ मेगापिक्सल भी भर के हैं, बट जो फोटोज है वो बेटर की जा सकती थी, जैसे डिजाइन और बाकी चीजें दी है। बट मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक कह रहा हूं ये किया जा सकता था एज अ फीडबैक, क्योंकि इनको 1.5 लाख में अपना दूसरा फोन नहीं बेचना था। तो क्या ही कंपटीशन था, जिसको लेना था ये लेता, जिसको लेना था बाकी नॉर्मल OnePlus लेता। एक और मार्केटिंग इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, एवरी सेगमेंट को अच्छा टच किया, तो थम्स अप फॉर OnePlus। नेक्स्ट बात करने वाले हैं iQOO। वैसे iQOO का मतलब होता है iQuest ऑन एंड ऑन मुझे भी अभी पता लगा। खैर वापस आ जाइए, iQOO अपने आप को एक अच्छा कंपटीशन में रखता है OnePlus के। डेफिनेटली OnePlus की जो ब्रांडिंग है मार्केट में, ज्यादा लोग जानते हैं उसे, बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। लेकिन जो कहते हैं नहीं, स्मार्टफोन के अंदर जो दिया है हार्डवेयर, प्राइस, वो OnePlus से कंपटीशन में बिल्कुल रहता है। ये भी परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप iQOO का, अगर 20,000 से ऊपर चले iQOO Z7 Pro है, और थोड़ा ऊपर चले iQOO Neo 7 है, 30,000 से ऊपर चले iQOO Neo 7 Pro है, iQOO 11 भी आया था, बट अभी तो iQOO 12 आ चुका है। गजब का हार्डवेयर लेकर आया 50,000 रुपए में। तो iQOO का फंडा बड़ा क्लियर है, सही प्राइस पे सही हार्डवेयर के साथ सही चीज आपके सामने लेकर आना। और ऐसे एक्स्ट्रा फीडबैक नहीं है, UI तो Vivo वाला ही अप्लाई होगा कि हाँ इंप्रूव कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए इनको, और डब्बे में चार्जर भी दे देते, तो क्या बोलूं। आगे चलते हैं, अभी बात करने वाले हैं, आपको लाइटें देख के पता लग गया होगा, नथिंग को इस बार बिल्कुल ऐड करेंगे। नथिंग फोन 1 भी है हमारे पास, 2 भी है हमारे पास।
क्या चेंजेस रहा? देखो भाई, बहुत ही सीधा सा ओपिनियन है। पहले ये लोग 30,000 से ऊपर आए, फिर ये 45,000 पे चले गए। अब इस मुद्दे पे आता है, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगा वो है नथिंग ओएस जो पहले आया था नथिंग फोन 1 में। उसके बाद जब नथिंग ओएस 2.0 आया, एक होता है इंप्रूवमेंट करना, एक होता है इंप्रूवमेंट भरना। तो इसमें भरना हुआ था, मतलब मजा आ गया था। एक दो जो चीजें और थी वो मैंने वीडियो में शेयर किया होगा, डिटेल में देखिएगा। तो थम्स अप फॉर दैट। और अपडेट्स वगैरह पे भी काम करते हैं ये। कमी कहां लगी? एक तो वो है नथिंग फोन 1 से नथिंग फोन 2 आया, यूआई इंप्रूव हो गया, डिजाइन में कोई मेजर चेंज नहीं किया गया, छोटे छोटे ट्वीक किए गए। हालांकि ठीक है, यूनिक पहचान थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन आप जब नथिंग फोन 1 से 2 में गए, भाई कैमरा पे क्यों नहीं काम किया? काफी इनकंसिस्टेंट कैमरा रहा इसका। वो अलग बात है, कार्ल पे इनको कंपेयर करते सीधा आईफोन से, मिसलीडिंग हो जाता है वो काफी ज्यादा। हालांकि मार्केटिंग है भाई, जिसका कंपनी वो कुछ भी कर सकता है। यही एक फीडबैक था। नेक्स्ट ब्रांड हम लोग ऐड कर रहे हैं इस बार, इन्फिनिक्स एंड टेक्नो। एक ही घर के हैं ये सब, आईटेल भी उसी घर का है। और याद रखिएगा, आईटेल और आईकाल भाई अलग है। एक है जो बजट लोगों के लिए फोन बनाता है, एक होता है जो बजट लोगों का पॉकेट धोखे से काटता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं टेक्नो और इन्फिनिक्स की। मैं इसको ऐड कर रहा हूं बिकॉज ये ऐसे ब्रांड है जो कि 20,000 से नीचे या 15,000 से नीचे काफी सारे ऑप्शन ऐड कर रहे हैं लोगों के लिए। टेक्नो को बहुत ज्यादा फोन टेस्ट नहीं किया मैंने, बट इन्फिनिक्स का मैंने जैसे GT10 Pro टेस्ट किया। इस बार UI में ब्लोटवेयर्स का कम होना, इनफैक्ट उस फोन की वजह से मैंने इन्फिनिक्स UI पे एक डिटेल वीडियो दिया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। नहीं तो नहीं देता जल्दी कोई। सलाह यही है कि जैसे GT10 Pro में UI इंप्रूव किया गया, ऐसे UI पे अगर ये लोग काम कर लेना, करते जाएं। सेम टाइम अगर बात करें टेक्नो की, जैसे मैंने कहा ज्यादा फोन टेस्ट नहीं किया, बट हाँ इनकी एक चीज तो मुझे मतलब प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी देते हैं, अपनी जो ब्रांडिंग बनाने की अच्छी कोशिश करते हैं। फोल्ड लेकर आना कम प्राइस पर, फ्लिप लेकर आना एक ऐसा स्टेप है कि इतना मतलब उनको पता है कि ये फोन नहीं बिकने वाले इतने महंगे, बजट में बिकते हैं। इनको आपने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, किसी को रिकमेंड करते हुए जल्दी नहीं देखा होगा, बट हाँ कोशिश करते हैं, जो कि एक ब्रांड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। बट टेक्नो पे मैं ज्यादा फीडबैक नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ज्यादा फोन टेस्ट नहीं किया। कई बार ब्रांड्स ऐसे फोन भी निकालते हैं जिससे उनकी ब्रांडिंग होती है। उसके बाद नंबर है मोटोरोला। खैर इनकी बात करें तो लास्ट ईयर की बात करें, इन्होंने भाई बहुत सारे अलग अलग रेट में फोन लॉन्च किए। इनको अप्रिशिएट भी किया था मैंने लास्ट वीडियो में, ब्रांड्स रिव्यू में। कंफ्यूजन भी होती थी थोड़ा सा, इतने सारे फोन हो जाते थे, बट हर 2,000-1,500 रुपए बढ़ाने से आपको ऑप्शन मिल रहे थे मार्केट में। पहले डिजाइन पे काम नहीं करते थे, डिजाइन पे काम किया इन्होंने। पहले ये लोग एमोलेड डिस्प्ले वगैरह इतना नहीं देते थे, सारे ऑप्शन ऐड किए इन्होंने, तो इसीलिए अप्रिशिएट किया गया। इस साल क्या रहा? इस साल भी आप देखो, जैसे मोटोरोला एज 40 है, चाहे आप मोटोरोला एज 40 नियो देखो, इन्होंने अलग अलग प्राइस में 2 फ्लिप फोन लॉन्च किए। तो प्रीमियम रेट से लेके मिड रेंज में, जैसे G54 है, E सीरीज के फोन है, तो एक कंप्लीट ब्रांडिंग भी करते हैं और स्मार्टफोन भी बहुत सारे लॉन्च करते हैं अलग अलग रेट में, सही रेट पे। और तो ये सारा कुछ था। बाकी फीडबैक की बात करें तो मोटोरोला के लिए 2 फीडबैक है। कैमरा पिछले 3 साल में ये इंप्रूव करते चले गए, इस साल और इंप्रूव हुआ है, बट अभी और इंप्रूव करना पड़ेगा। सेकंड है सॉफ्टवेयर अपडेट, उस पे मोटोरोला को ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो काफी सारे लोग कहते हैं। अदरवाइज फोन काफी बढ़िया प्राइस पे लॉन्च करते हैं। तो कोई ब्रांड बचा क्या हमारे पास? यस, हमारे पास बचा है लावा, अग्नि, युवा, ब्लेज। नाम में फीलिंग आती है ना इंडियन ब्रांड की। खैर अगर इस ब्रांड की बात करें, ये ब्रांड कहीं गुम गया था, आपको पता ही है। जस्ट लाइक माइक्रोमैक्स, बस फर्क है दोनों ब्रांड में। दोनों यहाँ पे इंडियन ब्रांड है। माइक्रोमैक्स ने आपके इमोशन का फायदा लिया। मुझे तो आज भी नहीं पता लगा उनकी फैक्ट्री कहाँ गई, इतनी बड़ी जो दिखाई थी। आज भी ढूंढना है मुझे, किसी दिन निकल जाऊंगा झोला लेके फैक्ट्री ढूंढने। बट सेम टाइम लावा की बात करें, इन्होंने आपके इमोशन का फायदा नहीं लिया इस तरीके से माइक्रोमैक्स की तरह। और लावा अग्नि 2 ये अपने आप में एक ऐसा फोन था 20,000 रुपए के आसपास, कर्व डिस्प्ले, बेटर डिजाइन, एक अलग ही इन्होंने अपना बेंचमार्क सेट कर दिया था। उसके बाद 10,000 से नीचे 5G लेकर आए। इनफैक्ट इस साल मैंने नोटिस किया लोग सॉफ्टवेयर अपडेट भी देने लग गए हैं, पहले नहीं देते थे। तो लावा इस मामले में सीरियस लगा मुझे। फीडबैक इनके लिए ये है कि 20,000 से नीचे ही अपनी मार्केट रखें और अग्नि 2 जैसे कुछ फोन और लॉन्च करें, तो ये बेटर कर पाएंगे। धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है, जिसपे लावा अगर चाहे तो कर सकता है। आप देखते हैं 2024 में क्या करते हैं। 2023 में तो इन्होंने नो डाउट पहले कंपैरिजन में चीजों को पुश किया है। तो ये था पूरा एक साल इन ब्रांड्स के साथ क्या कैसा रहा, जो मैंने और आपने शेयर किया है। बोल बस मैं रहा हूं, इसमें मेरा और आपका कमेंट सेक्शन इंक्लूडेड है। बाकी और चीजें आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।